हेलो दोस्तों। हर हर महादेव। मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। इसकी का रंग सफ़ेद। भाग 67 एवं 68। 3 एकड़ की जमीन में हवेली जैसा बड़ा सा घर बना हुआ था। बाकी उस घर को बने हुए शायद 100 साल से ऊपर हो गया था। हर साल रंगाई पुताई कर दी जाती थी तो वो नया जैसा चमक रहा था। ताऊ जी एक समय में सरपंच रह चुके थे। गांव में उनका रुतबा था और सब उन्हें बहुत मान करते थे। दोनों बेटे अपने अपने पत्नियों के साथ मुंबई शहर में बसे हुए थे। खुद अपनी पत्नी के साथ गांव में ही रहते थे और खेती बाड़ी पशुपालन करते थे। अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठा रखी थी और अब सब जोरों शोरों से ईशानी की शादी की तैयारी में लगे हुए थे। अपनी बेटी ना होने के कारण ईशानी के ईशानी की शादी सब खूब धूमधाम से कर रहे थे ताकि पूरे इलाके में उनका नाम बच सके। गांव के चौक से लेकर उनके घर तक फूलों की माला सजाई गई थी ताकि पता चल सके कि गांव में शादी है। यहाँ बड़े बड़े साउंड बॉक्स पूरे गांव में कोने कोने बज रहा था। हर बिजली के खंभे पर लाउड स्पीकर लगाया गया था। घर के बाहर जो खाली मैदान बचा हुआ था वहाँ शमियाना टंगा हुआ था। चारों तरफ सजावट चालू हो गई थी। पूरे 5 दिन लगने वाला था सजावट में। एकदम ताऊ जी गर्मजोशी के साथ तैयारी कर रहे थे और उनके बेटे बहू भी आजमाने वाले थे। गांव में जिस तरह से शादी होती थी वो सब कुछ बढ़ चढ़ कर रहे थे। अरे पंडिताइन कहाँ हो? आओ, बाहर आओ, देखो सब आ गया है। चौघारा हवेली के बाहर पहुंचते ही ताऊ जी चिल्लाने लग जाते हैं। हाँ हाँ, आ रहे हैं आ रहे हैं। अंदर सूती तात की करक साड़ी पहनी हुई, सर पर आंचल संभाले हुए ताई जी बाहर आती है और नजर उतारने का सामान भी लेकर आती है। ईशानी, आओ बिटिया, इधर आओ। ईशानी का मुंह बना हुआ था लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। लगन चढ़ा है ना तुमको? तुमको सबने देखा होगा, सबने नजर लगा दिया होगा। आओ इधर आओ, नजर उतार देते हैं। ताई राई मिर्ची नमक लेकर नजर उतारते हुए आग के हवाले कर देती है और उसके ऊपर पानी बार कर कुत्ते को पिला देती है। चलो गोसाई माता को प्रणाम कर लो। जी। सब घर के अंदर आते हैं। आंगन के बीचों बीच लोहे का नलका बना हुआ था। बाल्टी में पानी भर कर रखा हुआ था। पैर धोते हुए सब भगवान घर की तरफ जाने लग जाते हैं। ए बोधी, तुम कहाँ चल दी? ताई धानी का हाथ पकड़ लेती है। वो हम तुम गोसाई घर में नहीं जा सकती हो, इतना भी अकल नहीं है तुमको? माता गुस्सा होकर चली जाएगी, यहाँ से ही प्रणाम कर लो। जी। धानी बाहर से ही पूजा वाले घर को प्रणाम कर लेती है। उसके बाद सब दादा दादी से मिलने जाते हैं जो उन सबको देखकर बहुत खुश होते हैं। सबसे मिलने जुलने के बाद खाने पीने का दौर चल पड़ता है। सब जहाँ तहाँ बैठकर बातचीत कर रहे थे। हाय सुशीला, ये बोधी को काहे लेकर आई हो? ताई सुशीला जी के कोने में ले जाकर पूछती है। कहाँ छोड़कर आते दीदी, आप तो जानती हैं ना, अपने देवर को सर पर चढ़ा कर रखते हैं और वैसे भी काम धंधा करती है, हाथ बट जाएगा। अकेले वहां घर पर छोड़ा दे तो कुछ ऊंच नीच हो जाता। ना ना ना, राम नाम राम। ये पाप मत करना। विधवा के ऊपर कोनो को नजर नहीं पड़ना चाहिए। हमारे दोनों बिटवा भी आ रहा है, समझा देना उसको कि उनके नजरों के सामने ना आ जाए। वैसे भी दोनों जेठ लगते हैं लेकिन आजकल के शहरी लोग मानते कहाँ हैं। कहीं एक पातर काया देखकर वो दोनों का मन न मचल जाए। अब औरत जाते देखकर तो लार टपक ही सकता है। इससे अच्छा है कि सामने ही ना जाए। काहे कि मर्दों का लार टपकना आम बात होती है। इज्जत औरत को ही संभाल कर रखना पड़ता है। इका कमरा हम सबके कोने वाले में खाली करवा दिए हैं। उसके बगल में ही भंसा घर है, रसोई घर है। खाना पीना बनाएगी और उधर ही सो जाएगी। वैसे ही शुभ लगन में उसका परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बिटिया का घर बसने से पहले उजड़ जाएगा। हाँ हाँ दीदी, हम सब समझा दिए हैं, नहीं आएगी कहीं भी वो बीच में, आप चिंता मत कीजिए। चलिए आप भी आराम कीजिए, हम पैर दबा देते हैं। अरे नहीं नहीं सुशीला, काहे बिना आदत की आदत लगा रही हो? तुम चली जाओगी तो कौन करेगा?
सुशीला जी तो वैसे ही बाहरी मन से बोल रही थी, एक बार ही मना करने पर मान जाती है। अगले दिन घर में हल्दी था। घर में चहल पहल और शोर मची हुई थी। ताऊ जी के दोनों बेटे बहू भी आ गए थे। सब बढ़ चढ़ कर अपनी बहन की शादी में हिस्सा ले रहे थे और आर्थिक मदद करना चाहते थे। लेकिन ईशान पहले ही सब कुछ कर चुका था। बस वो लोगों की शारीरिक मदद चाहता था। जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक सब कुछ अच्छे से संभल जाए। वैसे भी सारा व्यवस्था करने के लिए ताऊ जी थे ही यहाँ पर। कैलाश जी को बहुत ही काम कम करना पड़ रहा था। बल्कि अब तो उन्हें गांव में आकर खुशी हो रही थी। उनके उनके कंधे पर से भार जो कम हो गया था। नहीं तो यही शादी अगर दिल्ली में होती तो सब कुछ उन्हें अकेले देखना पड़ता। आज रविवार का दिन था और आज से ही व्रत की शुरुआत होने वाली थी ईशानी की। भूख के मारे ईशानी छटपटाई हुई थी। लेकिन मजाल था, सुशीला जी ने उसे पानी भी दी पीने दे। आगे पीछे घूमते हुए ईशानी की सेवादारी में लगी हुई थी। कहाँ गए? मुझे पापा से बात करना है। क्या हुआ ईशानी? ये हुआ, मैं डिजाइनर ड्रेस हल्दी के लेकर आई थी और अपना मेकअप आर्टिस्ट कहाँ से लेकर आऊं बताइए। ये डिजाइनर लहंगा पहनकर ऐसी शक्ल लेकर मैं हल्दी पर बैठ जाऊं? कैसी फोटो आएगी मेरी? और यहाँ पर फोटो शूट भी अच्छा से होगा? ना तो लाइट है ना कुछ, कैसे होगा? गाँव कहीं से भी शादी करने के लिए होता है। सबको अपना कंफर्टेबल जोन चाहिए। लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है कि मैं यहाँ पर आकर कैसे एडजस्ट करूंगी। बताइए मैं क्या करूं? तुमको तुमको कितना अच्छा तुम मेकअप करना आता है। सुशीला जी फिर से उसे मनाने की कोशिश करती है। मम्मी हमको अच्छा मेकअप नहीं आता है, बस काम चलाओ लाइनर लिपस्टिक लगा देते हैं। लाइनर लिपस्टिक से शादी का मेकअप में बहुत अंतर होता है। ब्राइडल पैकेज होता है। मेरा तो उस पैकेज का पैसा ही बर्बाद गया। सब एंड मोमेंट पर आकर चेंज हो गया। मतलब क्या करूं मैं जा रही हूँ नीचे। मुझे हराने में ट्यूशन चाहिए। ईशानी तमतमाते हुए नीचे उतरती है। कहाँ हुआ बिटिया, कहाँ जा रही हो? ताऊ जी। ताई जी, ताऊ जी कहाँ है? वो तो दलान पर है। ताऊ जी, ताऊ जी मुझे मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। ईशानी ताऊ जी के सामने पहुंचते हुए बोलती है। ताऊ जी चार लोगों के बीच बीच में बैठे हुए थे। ऐसे ही ईशानी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। बेटा, ई का होता है? ताऊ जी, मुझे आज तैयार होना है, मुझे ब्यूटिशियन चाहिए। ब्यूटिशियन? ये कोई दवाई का नाम है क्या? ईशानी का मन अपने सर पर से बाल नोचने का कर रहा था। बाबूजी, ये पार्लर वाली की बात कर रही है। ताऊ जी के बेटे चाय का ट्रे लेकर बाहर आते हुए बोलती है। हाँ भैया, मुझे ब्यूटिशियन चाहिए। लेकिन ईशानी, इस गांव में पार्लर कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता भैया, मुझे चाहिए तो चाहिए। अच्छा तुम इधर आओ, रुक, इधर आ। भैया उसे एक कोने में लेकर जाते हैं। मैं तुझे एक बात बताता हूँ। क्या? तू किसी को बताएगी तो नहीं? नहीं, तुम्हारी भाभी ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा है और वो ब्राइडल मेकअप भी करती है। ताऊ जी के बेटे धीरे से उसके कान में कहते हैं। क्या? लेकिन कभी किसी ने बताया ही नहीं। अरे ये बात यहाँ पर किसी को नहीं पता है। नहीं तो सबके लिए तो हम भी बीवी की कमाई खा रहे हैं। लेकिन लेकिन ये सब करके उसे खुशी मिलती है। इसलिए तुम भी वादा करो कि किसी को बताओगी नहीं। वो सच में ब्राइडल मेकअप करती है? हाँ, उसका यही काम है। 50-50 हजार का पैकेज होता है। एक अंधे को क्या चाहिए? दो आंख। और ईशानी को भी वही चाहिए था। उसके रूप को संवारने के लिए जो उसे बैठे बिठाए घर में मिल गया था। तुरंत ही घर के अंदर भागती है और उस भाभी को पकड़ती है। वो भी सहज रूप से तैयार करने के लिए मान जाती है और ईशानी को खूबसूरत से तैयार कर देती है। देखो कैसी लग रही है आप? भाभी, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। आपने बहुत अच्छे से तैयार किया था मुझे। आप सच में इतनी टैलेंटेड है। हाँ, वो मैं मन बहलाने के लिए कर देती हूँ, वहां पर अकेले बोर हो जाती हूँ ना। बहुत अच्छा भाभी, बहुत अच्छा आपका बिजनेस जाएगा। अरे अरे, यहाँ हल्ला मत करो, कोई सुन लेगा। हाँ हाँ ठीक है। ईशानी खुश हो जाती है अपने मेकअप से। बाहर
सुशीला जी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे कितना समय लगेगा तुमको हल्दी पीसने में? धानी सुबह से लगातार सिलबट्टे पर हल्दी पीसे जा रही थी। वो हल्दी लगा नहीं सकती थी क्योंकि वो विधवा है, लेकिन वो पीस सकती थी क्योंकि वो काम है, और इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं थी। आखिर लोगों की सोच ही ऐसी होती है। बस बस हो गया माँ जी। धानी जल्दी से अ- अ- हल्दी के लगे हाथों को अपने चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करती है। जिसके हाथों में हल्दी लगी हुई उसके कान और गाल पर भी लग जाते हैं। ई का कर रही हो? तुम्हारा हल्दी है जो अपना चेहरा पर पोत रही हो? जाओ साफ करो और इस बार पिसकर छोड़ दो। जी ताई जी। बिट्टू की माई। हाँ हाँ हाँ। ये आवाज बिट्टू के माई धानी का दिल दहला देता है। बिट्टू की माई कहाँ हो? ये आवाज भगवती बुआ की थी, जिनकी आवाज सुनकर ही उनका स्वभाव दर्शाता था। इनके हर काम से तो सुशीला जी भी कांपती थी। दोनों भाइयों से बड़ी थी तो एक रुतबा था। आए 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 जीजी। सुशीला जी एक लोटा पानी लेकर ही बाहर आती है और उनके पैरों को धोने लग जाती है। चलो, शहर में रहकर संस्कार तो नहीं भूली। चौधरी जी का चाय पानी भिजवा दो, दरवाजा पर है। हाँ हाँ, अभी भिजवाते हैं, आप बैठिए। लाइट कट गई है। गर्मी के मौसम में सबको परेशान कर रखा था। सुशीला जी उसका पंखा झलने लग जाती है। बलरामपुर में बिजली से बलरामपुर के बिजली से हमारी दुश्मनी है। पता नहीं, जब भी आते हैं हमको देखते ही भाग जाती है। भगवती बुआ खड़े खड़े बिजली विभाग वालों को कोस रही थी। सब उनके तीमारदारी में लगे हुए थे। गांव में ननद को बहुत मान दिया जाता है और ब्याहता ननद को तो भगवान की तरह पूजा जाता है। धानी रसोई घर की खिड़की से खड़ी डरी हुई उन्हें देख रही थी। इस चेहरे को, इस आवाज को कैसे भूल सकती थी? जहां सब सागर के जाने के गम में डूबे हुए थे, तब यही औरत उसके ऊपर सबसे ज्यादा जुर्म ढाई थी। न जाने कैसे कैसे उसके साथ रस्म की थी। कितनी तकलीफों से उसे गुजरना पड़ा था। सागर को प्यार से बिट्टू बुलाती थी और आज भी सुशीला जी को बिट्टू की माई ही बुलाती है। अपने भतीजे का जाने का गम कुछ उन पर ज्यादा ही टूटा था, जिसका कहर धानी के ऊपर निकला था। 13 दिनों तक जनवरी के ठंड में उसे लेकर गांव के नहर में सुबह शाम नहलवा देती थी और भीगे कपड़ों के साथ उसे वापस लेकर आती थी। थर 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 कांपती हुई घर पहुंचती तो आग तक उसे सेकने नहीं दिया जाता था। और ना जाने ऐसे ऐसे कितने जुल्म उस पर ढाई थी रस्मों के नाम पर। भगवती का बुआ का चेहरा देखते वो पुरानी यादों में चली गई थी। आंखों आंखों से आंसू झरने लगे थे, जिसे वो अपने सफ़ेद आंचल से साफ कर लेती है और फिर से अपने काम करने लग जाती है। क्योंकि 30 लोगों का खाना बनाना था और रोटी बनाना था। सब रोटी ही खाने वाले थे। हलवाई थोड़ी ना इतना रोटी बनाता है, वो तो पूरी बनाता है। और तेल से आजकल सबको एलर्जी था, इसलिए ताई इतने लोगों की रोटी बनाने का फरमान उसे ही देकर चले गए थे। आटा तो गूंथ गया था, अब रोटी बनाना बाकी था। धानी अपने काम में लग जाती है। मुंबई वाली भाभी ईशानी को तैयार कर देती है। वाह भाभी, सच में मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। चलिए, आपको पसंद आया वही बहुत बड़ी बात है। बरकी बहुरिया, आए बरकी बहुरिया, अरे जल्दी आओ, हल्दी का सगुन पीसना है। चलिए हम बाहर चलते, रस्में चालू हो गए। अपने भारी भरकर पीले साड़ी को संभालते हुए, हल्का घूंघट करते हुए बड़ी भाभी बाहर की तरफ चल देती है। सर में चाहे कोई कितना भी मॉडर्न बनकर जींस टॉप पहन ले, गांव में आकर गांव के रीति रिवाज अपनाना ही पड़ता है। भारी साड़ी और लंबा घूंघट करना ही पड़ता है। ये भी एक तरह से अच्छा ही है। शहर में तो वैसे ही लोग समय कमी के कारण कुछ भी पहन कर घूमते हैं। गांव में आकर ही तो अपना परिधान पहनने का मौका मिलता है। और जो अलमारी में पड़ी हुई साड़ी हमारी मुंह देखती रहती है कि कब हमें पहनोगे, उन्हें भी गांव लाकर संवारा जाता है। दोनों भाभी अच्छे से तैयार होकर अपने पैरों में महावर लगाकर तैयार होती है और अपनी सास की हुक्म बजा रही थी। सब स्वभाव के अच्छे थे।
धानी रसोई की खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी, वो भी छुप कर, किसी की नजर ना पड़ जाए। मना किया था उसे, लेकिन अपने मन का क्या करे, जो ये सब देखने के लिए मचल रहा था। अपने गांव में जब भी शादी किसी की होती थी, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। अब मन ही तो है, कैसे नीरस हो जाए। अब पहले ऐपन पिठार लगाओ, शहरी बहुरिया को तो कुछ आता ही नहीं है, यहाँ लगाओ। वो बेचारी बुआ जी की आवाज से ही डर रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो कर रही थी जो उससे कहा जा रहा था। हाँ, अब इसे उठाओ और यहाँ पर रखो इसे। डर के बारे मुंबई वाली भाभी सिलबट्टा उठाते उठाते बट्टे के नीचे हाथ रख लेती है। आह, अरे आराम से, हल्दी कूटना है, उंगली को नहीं। पता नहीं कहाँ से बहुरिया सब उठा कर लाई हो, कोनो काम धाम नहीं आता है। चलो रसम करके उठो, और दुभी भी तो रखो। शादीशुदा भाभी या बड़ी बहन, चाची, बुआ रस्म का हल्दी पीसते हैं। वही हल्दी दुल्हन को लगाया जाता है। गांव में दूल्हे की चढ़ी हुई हल्दी दुल्हन को नहीं लगती है। दूल्हे के अपने घर पर रस्म होता है, दुल्हन के अपने घर पर। हो गया, छोड़ दो, नहीं तो पता चले तुम अपनी उंगली ही कूट कर लोगी। बुआ भाभी को आजाद करते हुए बोलती है। अब 5 सुहागिन मिलकर हमारी भतीजी का हल्दी लगाओ। जी। सजावट वाले शहर से बाहर आए थे, इसलिए हल्दी की जगह बहुत अच्छे से सजाया गया था। ईशानी को भाभी ने सजा दिया था। कुल मिलाकर बैकग्राउंड और अपना लुक देखकर ईशानी खुश थी कि उसकी शादी में तस्वीर अच्छी आएगी। लेकिन भूख के मारे, प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। उसे हल्दी के पाटे पर बिठाते हुए सब उसे हल्दी लगाने लग जाते हैं। शहर से फोटोग्राफर का व्यवस्था कर लिया गया था, इसलिए ईशानी का पहले फोटोशूट हो चुका था। पीले कलर के लहंगे और फूलों वाली ज्वेलरी पहनकर ईशानी वाकई खूबसूरत लग रही थी। ईशानी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी, क्योंकि अब दुखी होने का कोई फायदा नहीं था। धानी भी उसे मुस्कुराते हुए देखकर मुस्कुरा उठती थी। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। धानी डर से कांप जाती है और वो जल्दी से वो चूल्हे की तरफ भागती है। अरे मैं हूँ, डर क्यों रही हो? और यहाँ छुप छुप कर क्यों देख रही हो? चलो बाहर चलो। छोटी भाभी पानी पीने की किचन में आई थी तो बोलती है। लंबा घूंघट करते करते वो भी थक गई थी, क्योंकि गांव की औरत आ रखी थी तो सब गज भर की घूंघट कर रखा था। यार बाहर तो सांस भी नहीं लिया जा रहा है, पता नहीं लोग कैसे गांव में घूंघट करके रह लेते हैं। ये लीजिए पानी पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। धानी उसे नींबू बना कर देते हुए बोलती है। तुम क्यों नहीं जाती हो बाहर? हम नहीं जा सकते हैं ना दीदी। अरे आज के जमाने में कौन इतना मानता है, चलो ना। नहीं नहीं दीदी, हम नहीं जा सकते हैं। अरे चलो, मैं मानती हूँ तुम हल्दी नहीं लगा सकती, लेकिन देख तो सकती हूँ ना वहां पर खड़ी होकर। चलो। नहीं नहीं, हम वहां पर नहीं जाएंगे, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ चाहिए आपको? नहीं। तुम्हें देखकर धानी बहुत दुख होता है। सागर भैया कितना खुश थे तुमसे शादी करके, पता नहीं किसकी नजर लग गई उनकी खुशियों की। आई एम सॉरी, हम लोग चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं दीदी, हम ठीक हैं, आप हमारी चिंता मत कीजिए। जाइए, सब बाहर आपको बुला रहे हैं। हाँ, यहाँ किचन में तो और बहुत गर्मी है। पता नहीं तुम कैसे खाना बना लेती हो। हमें आदत है दीदी। ठीक है, आराम से रहो। इधर दिल्ली में भी शरद को हल्दी लग रही थी। सक्सेना हाउस के रिश्तेदार सक्सेना हाउस में रिश्तेदार खचाखच भरा हुआ था। गांव का नाम सुनकर अमीर लोगों की हवा टाइट हो गई थी। कौन अपना सुख सुविधा छोड़कर गांव में जाना चाहेंगे। दिल्ली से बलरामपुर की दूरी 600 किलोमीटर की थी। ट्रेन से 11 घंटे का रास्ता था और फ्लाइट से 1 घंटे की दूरी थी। लेकिन बलरामपुर के एयरपोर्ट से 90 किलोमीटर दूर था, यानी कि 4 घंटे का रास्ता। और टूटी हुई सड़कों को देखकर 5 घंटे आराम से लग जाते थे। कुल मिलाकर एयरपोर्ट से निकलने से पहले इंसान 2 घंटे पहले ही निकलना पड़ता था। हवाई जहाज जाने से भी 8 घंटे ही लगने वाला था, इसलिए सबने यही तय किया कि गाड़ी से ही चलते हैं। सामान भी था, कल मेहंदी और संगीत करके सब गाड़ी से निकल जाएंगे।
صبح تک وہ لوگ بلرامپور پہنچ جائیں گے اور وہیں سے بارات لے کر شادی والے استر پر پہنچ جائیں گے۔ ہاں، لیکن شادی کے بعد وہ لوگ کہیں نہیں رکنے والے تھے، سیدھے دلہن کو لے کر گھر کے نکلتے ہوئے دلی نکلنے والے تھے۔ کل ملا کر سارا پلان سیٹ ہو چکا تھا۔ بوا جی، کتنی ہلدی لگائیں گی آپ مجھے؟ سرد ہلدی میں بھوت بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی موسی، نانی، بوا سب آ رکھے تھے اور سب اسے خوشی خوشی ہلدی لگا رہے تھے۔ بس بھابنا جی کا منہ بنا ہوا تھا، لیکن منہ بننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جو فیصلہ اروند جی لیتے تھے وہی گھر میں ہوتا تھا۔ یہاں پر بھی ہلدی اچھے سے سمپن ہو جاتی ہے۔ دونوں ویڈیو کال کر کے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہیپی ہلدی ایسانی، ہیپی ہلدی۔ کیا ہوا، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ بس ایسے ہی۔ ارے بتاؤ نا۔ کیا بتاؤں، ایک ہی دن میں میری حالت خراب ہو گئی ہے۔ میں اگلے 2 دن تک ورت کیسے رکھوں گی؟ میں تو تمہیں منع کرتا ہوں۔ ہاں لیکن ممی منع نہیں مانتی ہے نا، 1 منٹ کے لیے مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی ہے۔ کوئی بات نہیں، کبھی ٹائم ملے گا چپ چاپ کچھ کھا لینا، کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ لیکن کچھ نہیں ہے ایسانی، تمہاری ہیلتھ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر 3 دن تک ایسے بھوکے پیاسی رہو گی تو پرسوں بے ہوش ہو جائے گی، تو پھر میں شادی کس سے کروں گا؟ نہیں، میں ہوش میں رہوں گی اور تم مجھ سے ہی شادی کرو گے۔ سرد مسکرا اٹھتا ہے۔ ہر ہر مہادیو دوستو، آج کا بھاگ یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل ملتے ہیں نئے بھاگ کے ساتھ۔ تھینک یو۔